नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई आपके एनसीवीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए आज हम बात करेंगे कि जो अभी तक वर्ष 2023 में आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन कौन से रहे, यानी कौन से है वो क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए यदि आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी कुछ सिखाएंगे ये क्वेश्चन आपको, सो इनको अच्छे से ज़रूर कवर अप कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये क्लास अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में ITI का एग्ज़ाम देने वाले हो, ITI की तैयारी कर रहा हो, आप उनसे ये क्लास शेयर ज़रूर करें। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करवा देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। पहला सवाल देखो, हिंदी में क्वेश्चन अधूरा है, इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। हिंदी में सवाल कह रहा है कि अग्नि का समन क्या है। दरअसल समूथरिंग शब्द को छोड़ दिया। समूथरिंग को हिंदी में बोलते हैं चिक्करण। पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि आग समन का चिक्करण विधि क्या है। दरअसल आग को बुझाने की हमारे पास 3 विधियाँ होती है। सबसे पहला कूलिंग। कूलिंग होता है जल डालकर शीतलन के द्वारा ताप कम करना। दूसरा मेथड होता है हमारा समूथरिंग, जिसमें होता है ऑक्सीजन की सप्लाई काट करके आग बुझाना। और तीसरा होता है स्टार्विंग, जिसमें होता है कि उस आग वाले स्थान से ईंधन को हटा दिया जाए, क्योंकि 3 पदार्थों की संयुक्त क्रिया के कारण आग लगती है। कौन कौन से है वो 3? यही ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। तो यहाँ पर हमें डी उत्तर करना है कि अग्नि के ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना या वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देना। ठीक है, इसमें बता देता हूँ। एडिंग फ्यूल, ऐड करना तो आग में घी डालने वाली बात होगी। रिमूविंग द फ्यूल फ्रॉम फायर एलिमेंट, ये कहलाता है आपका स्टार्विंग। ठीक है ना। स्टार्विंग का शुद्ध हिंदी शब्द होता है भूख से मर जाना। और वाटर का उपयोग करेंगे तो ये कहलाएगा कूलिंग। अभी डी उत्तर करके आना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है और कुछ नया जरूर सिखाएगा। ये पॉलीफेज ऐसी सिस्टम में से है जहाँ 2 वाट मीटर वाली शक्ति मापने की विधियाँ होती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सवाल क्या करें, 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर समान रीडिंग दिखाने पर परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा। दरअसल थोड़ा सा ये सवाल अधूरा है, मैं आपको बता दूं। समान रीडिंग, चलो खैर वैसे मान लेते हैं। समान रीडिंग का मतलब ये भी अच्छा है वैसे तो। समान रीडिंग का मतलब है कि दोनों की रीडिंग बराबर है और दोनों की रीडिंग एक जैसी है, यानी दोनों प्लस प्लस दे रहे हैं। हालांकि दोनों समान रीडिंग तो एक और सिचुएशन में भी देते हैं, लेकिन उस समय एक प्लस का होता है तो दूसरा माइनस का होता है। जब भार का पावर फैक्टर इकाई हो तो दोनों की रीडिंग एक समान होती है, यानी पॉजिटिव भी होती है और समान भी होती है। लेकिन जब भार का पावर फैक्टर 0 हो तो दोनों की रीडिंग तो समान होती है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक की पॉजिटिव होती है तो दूसरे की नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को वैसे तो अधूरा ही समझेंगे हम, लेकिन वैसे पूरा यूँ समझ सकते हैं। समान रीडिंग का मतलब हो गया दोनों प्लस की दें तो प्लस की हो, माइनस की दें तो माइनस की, और एक बराबर हो। तो फिर आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है इस क्वेश्चन में। अभी फिलहाल समान शक्ति के लिए हमें इकाई पावर फैक्टर वाले ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, वैसे तो जब 0 पावर फैक्टर हो तब भी दोनों समान रीडिंग देते हैं, हालांकि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत रीडिंग होती है। एक प्लस की देता है तो एक माइनस की देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, 240 वोल्ट RMS मान है, हमें इससे पीक वैल्यू निकालनी है। अधिकतम को इंग्लिश में मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं, और मैक्सिमम नहीं कहें तो पीक वैल्यू बोल सकते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको याद नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ। 0.707 इंटू VRMS होता है, यानी उस दिए गए RMS मान को हमें क्या करना है, 0.707 से मल्टीप्लाई करना है। 0.707 इंटू 240 कैलकुलेशन करके मिलान करना। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहेगा। 339.5 वोल्ट आपका उत्तर होना चाहिए। ये बड़े शानदार क्वेश्चन है। फंडामेंटल AC जिस बच्चे का क्लियर होना ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता है, और ये फंडामेंटल AC डिप्लोमा में भी काम आता है, डिग्री में भी काम आता है। आप कोई भी भर्ती परीक्षाओं की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े काम आएंगे वहाँ पर। आज तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो उसके बाद में इन क्वेश्चंस की बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी आपके लिए। खैर
अभी तो ITI कर रहे हो तो ITI तक ही ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखो, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि वो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले, 50 हर्ट्ज की सप्लाई हो और 0.8 का उस पर पावर फैक्टर हो। बड़ा सिंपल सवाल है। बच्चे सोचते हैं क्या कि R बराबर V/I करके आ जाओ और 48 उत्तर आ रहा है जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये इंडक्टिव सर्किट है, यहाँ पर V/I से R नहीं Z निकलता है। क्या निकलता है माय डियर? Z निकलता है, और Z को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस। तो हम सबसे पहले V/I का इस्तेमाल करेंगे, एक संख्या प्राप्त करेंगे। आंसर आ रहा है 48, Z को बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आया 48 यानी 48 ओम। अब गुरुजी एक फॉर्मूला याद करेंगे, कौन सा? AC में पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है R/Z। यहाँ से देखो पावर फैक्टर सवाल में दिया हुआ है 0.8, Z का मान हमने निकाल दिया 48। क्या करेंगे गुरुजी? R ज्ञात करना है तो कर देते हैं। ये लो, R बराबर cos phi इंटू इम्पीडेंस यानी 48 इंटू 0.8। माई डियर आपका आंसर तो आएगा 38.4। कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना। लेकिन निम्मी ने इसका आंसर दिया है 42.5। अब क्या करें? दुविधा में फंस गए, बिल्कुल दुविधा है। अब सुनो, निम्मी क्या करता है, या आपका जो ITI एग्ज़ाम जो होते हैं वो क्या करते हैं, निम्मी के उत्तर को सही मानते हैं। इसलिए आपको इसका आंसर B ही करके आना है। हालांकि सरासर गलत है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पास होना है, नंबर चाहिए, तो गलत का साथ देना पड़ेगा। यानी क्या करना है आपको? 42.5 वाला ही ऑप्शन करिए ना। वैसे तो 38.4 वोल्ट इसका सही आंसर है। मैंने जो तरीका बताया आप भी कैलकुलेशन करके मिलान करना, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बड़े काम आते हैं, लेकिन आप अभी सेकेंड ईयर तक पहुंचोगे उसके बाद की बात है। पराचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? डाया मैग्नेट पूछ रहे हैं। 3 तरह के होते हैं, फेरो, पेरा और डाया, ठीक है। पराचुंबकीय जो होता है इसमें आता है लकड़ी, सल्फर, बिस्मथ, हीरा, इस तरह के। निकिल जो है हम इसे फेरो में रखेंगे यानी लोहे चुंबक में। प्लेटिनम, मैग्नीज और सोडियम इनको हम रखेंगे पेरा में। अनुचुंबकीय बोलते हैं पेरा को हिंदी में, फेरो को हिंदी में लोहे चुंबकीय बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपका ए उत्तर सही होगा, वुड यानी लकड़ी करना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के जाना। और कब है आपका पेपर हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताना। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाएं। एग्ज़ाम कब है ये बताना, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपको और मटेरियल प्रोवाइड करवा सके। सवाल देखो, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी यदि वो 35 यानी 35 वोल्ट पर 0.5 कूलाम के आवेश की आवश्यकता महसूस करता हो। देखो कैपेसिटर में होता है Q बराबर CV। Q का मतलब गुलाम, C का मतलब कैपेसिटेंस, V का मतलब वोल्टेज। यहाँ क्या पूछ रहे हैं वो? कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो C बराबर Q/V हो जाएगा। Q स्पष्ट दिया हुआ है, वो देखो कितना 0.5। V भी स्पष्ट दिया हुआ है, देखो कितना, ये रहा 35, ठीक है। इसको जब आप हल करके मिलान करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.014 फेराड, 0.014 फेराड। ए उत्तर कर देना। बताओ क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। आंकड़ा बदल दे तो भी घबराएंगे थोड़ी, हालांकि चिंता मत करना, आपके तो अभी कुछ नहीं करेंगे, वो घबरा नहीं रहे, है ना। अभी ITI में आंकड़े चेंज नहीं करता है, सेम क्वेश्चन देगा, घबराना नहीं है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब भाई अगर आपको ये इकाई पता हो तो भी आंसर कर सकते हैं हम, कहीं कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो कोई ले सकता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन से प्रतिरोध के मान में परिवर्तन को हम बोलते हैं ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। और ताप गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं शॉर्ट में। ताप गुणक या तापमान गुणक बोलते हैं। इसी से हम ये निर्धारित करते हैं कि वो जो पदार्थ है वो PTC है या NTC है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर है उसका कोफिशिएंट या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना। बताओ आपको भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शायद किसी को कोई समस्या नहीं है। डी उत्तर करके आना,
ताप गुणांक वाला एकदम सही उत्तर रहेगा। जी, अगला सवाल क्या कह रहा है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। अब कुछ बच्चे पहचान नहीं पाते मात्रा किसे बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहचान पाए, ब्रैकेट में एक आसान सा काम कर दिया उसने, क्या लिख दिया माय डियर, क्यू लिख दिया। और क्यू बराबर होता है IT। क्या होता है, IT। I का मतलब होता है एम्पियर, T का मतलब होता है टाइम, यानी करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्यू। ये आवेश है, तो हम आवेश को किस में मापेंगे, कूलाम में, तो इसकी कूलम्ब इकाई हो जाएगी। कुछ जगह कूलम्ब लिख देता है, कुछ जगह कूलाम लिख देता है, कोई बात नहीं, वो सब चलेंगे, नो डाउट, मस्त रहो, चिंता नहीं करनी है इतना। अभी फिलहाल के लिए आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है। धारा इंटू समय करेंगे इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी के बराबर है वो। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं। वैसे ही देख लो, वोल्टेज इंटू करंट ये पावर का है, रेजिस्टेंस इंटू करंट ये वोल्टेज का है, वोल्टेज इंटू प्रतिरोध ये किसी का नहीं है। ठीक है, बड़े सिंपल से है, मान ज्ञात कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि यदि किसी चालक के प्रतिरोध में यदि नहीं था, किसी प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दे। ध्यान से सुनना, आपको आज तक शायद किसी ने सीधा सीधा नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उसके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। भैया जी हमने क्या किया है, व्यास को दोगुना, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 1/4। यानी अगर व्यास दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना होगा 1/4, डिक्रीज टू 4 टाइम, 4 गुना तक कम हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं। इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं करवाएगा और शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब यहाँ से पढ़ लोगे तो। ठीक है, यदि पसंद आ जाए तरीका पढ़ाने का तो प्लीज़ क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। सवाल अगला, कौन सा नियम कहता है कि किसी भी बंद विद्युतिक परिपथ में लगाया गया वोल्टेज परिपथ के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। और ये किसने कहा था, किरचॉफ ने कहा था। हम शॉर्ट में इसे केवीएल बोलते हैं, पूरा नाम होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। और वोल्टेज नियम को हम सेकंड नियम भी बोलते हैं, क्योंकि करंट नियम को हम केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ का धारा नियम, और धारा नियम को प्रथम नियम भी कहा जाता है। तो बी उत्तर कर देंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये ऑप्शन में आ जाए तो भी ठीक, और कई बार डायरेक्ट ही आ जाता है किरचॉफ का पहला नियम कौन सा है, तो धारा नियम कर देंगे। और क्या, इससे आसान और सिंपल चीज़ें तो कहीं है ही नहीं हमारे पास। 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग वाले एक बल्ब का गर्म प्रतिरोध क्या होगा। देखो, हम जो एक फॉर्मूला लगाते हैं V²/P का, इससे जो ज्ञात करते हैं वो गर्म प्रतिरोधी होता है। एक्चुअल में वास्तव में ठंडे और गर्म प्रतिरोध में 10 से 12 गुना का फ़र्क होता है। एक हीटिंग एलिमेंट का या फिलामेंट का जो गर्म प्रतिरोध होता है वो ठंडे प्रतिरोध का 10 से 12 गुना होता है। इसलिए कैलकुलेटिव जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा गर्म प्रतिरोधी होता है। देखो, वोल्टेज कितना दिया 250, पावर कितना दिया 100, तो 250 इंटू 250 बटे 100 करेंगे, आंसर आएगा 625 ओम। बताओ बात समझ में आई क्या, कोई समस्या नहीं है। अब इसी का अगर आपसे कोल्ड रेजिस्टेंस पूछ लेता ना तो लगभग इसमें 10 का भाग और दे दो, 62.5 के आसपास आपका होता, यानी ये रहा। अगर कोल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेता ना देन आपको बी करना था, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछता है ऐसा, आपसे नहीं पूछेगा। बी उत्तर कर, डी ऑप्शन कर देना। ठीक है, चलिए जी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था जी। अगला सवाल, भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताओ। ये भी आंसर असाइनमेंट पे गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमें जो इन्होंने दिया है वही मानना है। ठीक है ना, इन्होंने इसको दिया है बेडिंग। ठीक है, इन्होंने इसको बेडिंग दी है, जबकि ये आर्मर्ड है, स्पष्ट पता लग रहा है। डबल आर्मर्ड केबल है ये, देखो ये आर्मरिंग है, ये आर्मरिंग है, डबल आर्मर्ड केबल है। वैसे ही देखो, ये कोर है, इसके ऊपर इंसुलेशन, ये लेड सीथ है, तो लेड सीथ के ऊपर बेडिंग होती है, यहाँ आर्मर्ड आएगा।
1 2 3 4 5 भाग तो हो गए यहीं पूरे। कोई बात नहीं, जैसा ये बता रहा है वैसा ही कर देंगे, बेडिंग करके आना, पेपर वाला तो सही इसी को मानेगा ना। प्रॉब्लम ये है भाई फिलहाल के लिए क्या है कि हमें वही करना है जो ये मानना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं कि तुम ए से राजी हो, ये लो हम ए पे क्लिक कर देंगे। गलत है सरासर, कंपटीशन एग्जाम के लिए हम सुधार करेंगे, वो बाद की बात है। सवाल अगला, गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में फ़ायदा क्या है? गूंथे हुए को इंग्लिश में स्ट्रैंडेड बोलते हैं और ठोस को बोलते हैं सॉलिड। आपको दिखा दूं मैं, ये होते हैं सॉलिड कंडक्टर। और गूंथे हुए चालकों में क्या होता है कि पतले पतले कई सारे ऐसे चालक होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हुए जाते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं गूंथे हुए होना, ट्विस्टेड भी बोल सकते हो। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीलापन ज़्यादा होता है उसमें, इसलिए वो ज़्यादा टेंसाइल होते हैं, तनन सामर्थ्य अधिक सहन कर सकते हो। ठीक है, ओके जी। अगला सवाल देखो, है बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? वापस रिपीट हो गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा था तो Q बराबर IT होता है। और अब यहाँ पर इकाई के साथ अगर जाएंगे तो कुलम्ब करेंगे, इंग्लिश में कुलम्ब और हिंदी में कुलाम लिखा है। कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन हमारे लिए सही है और Q बराबर IT। एम्पियर सेकंड ऑप्शन में अगर हो तो वो भी कर देते हैं। यहाँ देखो एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर बटे सेकंड कर दिया, एम्पियर इंटू सेकंड अगर होता तो ये भी सही था ऑप्शन, डैश वाला निशान लगा देता ना, एम्पियर डैश सेकंड, तो वो भी सही था। ठीक है, लेकिन लगाया नहीं तो हम भी क्यों कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सब्सक्राइब कर लिया चैनल, बिल्कुल शेयर करनी है क्लास अपने दोस्तों के साथ प्लीज़, जितना कर सकते हो। देखो वायर में इस जॉइंट का नाम पूछ रहा है, केबल में जॉइंट दिखाया गया। देखो ये सिंपल जॉइंट ही है एक, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क दिख रहा है। कहाँ नज़र आ रहा है फ़र्क? कि लास्ट में जो जॉइंट लगाया ना उसको उसके अंदर से लेते हुए निकाल दिया, तो इसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में गांठ लगाना। ठीक है, तो इसे नोटेड टेप जॉइंट बोलेंगे, नोटेड को हिंदी में गांठ शब्द बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, गांठ लगाना, रस्सी बांधते ना अपन साधारण जैसे। जी अगला, रेती का एक भाग दिखाया गया है, आपको पूछ रहा है कि एक्स से दर्शित इस भाग का नाम क्या है, तो इसे हील बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। बी ऑप्शन करके आना। ठीक है, ये फटाफट से बस डायग्राम है, देखो डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए उनमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। 32 एम्पियर की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे रिवायरेबल फ्यूज, पुनः बांधने योग्य फ्यूज, दरअसल हमारे पास दो होते हैं रेटिंग फैक्टर, ये होता है क्लोज एक्सेस के लिए, ये होता है कोर एक्सेस के लिए। ठीक है, रिवायरेबल फ्यूज कोर एक्सेस में ही आता है, इसलिए 32 को 0.81 से गुना करना, लगभग 26 एम्पियर रेटिंग आएगी, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर क्लोज रेटिंग वाले में से आता ना लाइक HRC फ्यूज वगैरह तो 32 × 1.25 करते। ठीक है, अगला सवाल है, इस हथौड़े का नाम क्या है? ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आ जाता है। देखो हथौड़े का जब मुंह खुला हुआ हो, इस तरह से मुंह होना, तो इसे क्ला हैमर बोलते हैं। कौन सा गुरुजी? क्ला हैमर। ए ऑप्शन करके आना। वैसे स्ट्रेट पिन, बाल पिन, वो बाकी सब आपने देखे भी तो है, आप इसलिए उनकी कर सकेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद में देखो एक और दिखाया है कि इस औजार का नाम क्या है। दरअसल इसे हिंदी में तो बोला जाता है विषम टांग कैलीपर, दूसरा नाम है क्योंकि इसकी एक टांग देखो ये है ना, और वैसे इसका नाम है जेनी कैलीपर, दूसरा नाम है। ठीक है, ओड लेग कैलीपर भी बोला जाता है, ओड का मतलब विषम होता है, विषम टांग कैलीपर ये ऑप्शन भी आ सकता है, और जेनी कैलीपर ये ऑप्शन में तो है ही है। और उसके बाद में देखो विद्युतीय उपकरणों में लगी आग से हम किसका उपयोग करेंगे, तो हेलोन टाइप काम में लेंगे, है ना, जो विद्युत की आग से हमें बचाएगा, इसके लिए हम उसी का उपयोग करेंगे। और उसके बाद में देखो BIS का पूरा नाम पूछ रहा है, तो BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक संस्था। एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी संस्थान जो हमारे लिए चीज़ों का मानक सेट करती हो। जी उसके बाद में देखो धुएं से सुरक्षा के लिए किस PPE उपकरण का उपयोग करते हैं? धुएं को इंग्लिश में फ्यूम बोलते हैं। देखो धुआं ज़्यादातर क्या है कि लंग्स यानी फेफड़ों को ख़राब करता है और वो सांस के थ्रू अंदर जाता है, इसलिए हम नोज मास्क पहनेंगे इसके लिए। ठीक है, एप्रन पूरे शरीर के लिए, वैसे वेल्डिंग वगैरह से बचाव के लिए भी है। गोगल्स आँखों की रक्षा के लिए, जब अपन वेल्डिंग करते हैं तब।
और ईयर मास्क ये है आपका शोरगुल से कानों की रक्षा के लिए। तो अभी उत्तर क्या करके आना है, डी उत्तर करके आना है। नोज मास्क पीपी यूज करेंगे धुएं से यानी फ्यूम से प्रोटेक्शन हमें लेना हो। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतना ही करवाएंगे आज की इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत कुछ नया सिखाने का प्रयास किया है, आपको भी चीज़ पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।